युद्ध यानी वॉर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो उस देश का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी देशों का इतिहास बदल कर रख देती है। और ऐसा ही सोवियत अफगान वॉर में हुआ जो अफगानिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कैसे? ऐसा कहा जाता है कि भाई इतिहास भविष्य का आईना होता है, यानी आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसका कनेक्शन सोवियत अफगान वॉर से है। लेकिन कैसे? 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan. Invasion triggered a brutal, decade-long conflict with Soviet forces facing fierce opposition from Afghan Mujahideen fighters. Soviet Union to withdraw in 1989. 18वीं सदी में भारत पर ब्रिटिश इंडिया का शासन था, वहीं रशियन एम्पायर भी सेंट्रल एशिया में पैर जमा रहा था। तो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि अगर रशियन एम्पायर का अफगानिस्तान पे अधिकार हो गया तो इससे ब्रिटिश इंडिया पर खतरा आ जाएगा। वहीं रशियन एम्पायर भी सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना जरूरी था। यानी दोनों ही देश अफगानिस्तान पर कंट्रोल चाहते थे, जिसे ग्रेट गेम का नाम दिया गया, जिसमें ब्रिटेन को कुछ सफलता मिली। और बाद में 1907 में एंग्लो रूसी कन्वेंशन हुआ, जिसमें रशियन एम्पायर ने जरूर अफगानिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रशियन एम्पायर ने अफगानिस्तान से कभी हार नहीं मानी और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, जिसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरा और अमनुल्लाह खान किंग बने। इन्होंने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो अफगानिस्तान में वेस्टर्नाइजेशन यानी मॉडर्नाइजेशन होने के कारण एक्सट्रीम इस्लामिक लीडर से इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और बाद में जहीर शाह अफगानिस्तान के किंग बने। इनके समय अफगानिस्तान में लंबे समय तक पीस और स्टेबिलिटी बनी रही। 60-70 के दशक में अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा था, लेकिन वो भी बड़े बड़े शहरों तक। तो एक्सट्रीम इस्लामिक लीडर ने इनका विरोध तो किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जहीर शाह ने दोनों ही सुपर पावर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। 1973 में जहीर शाह इटली गए, तो पीछे से मौका मिलते ही मोहम्मद दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसी के साथ रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई, जिसमें वन पार्टी सिस्टम था। तो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। वहीं मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी सोवियत से कम करना चाहते थे, इसलिए लियोनिद ब्रेजनेव के साथ एक मीटिंग में दाऊद खान ने कहा कि हम आपको यह कभी तय करने की अनुमति नहीं देंगे कि हमें अपना देश कैसे चलाना है। अफगानिस्तान गरीब रहेगा, लेकिन अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद सोवियत ने अफगानिस्तान में पीडीपीए को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बाद में अप्रैल 1978 को शोर रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई और नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। हालांकि सोवियत ने दाऊद खान को हटाने का आदेश नहीं दिया था। इसके बावजूद 28 अप्रैल 1978 को बनी कम्युनिस्ट सरकार को तुरंत मान्यता दे दी। ये कम्युनिस्ट सरकार सोवियत की सहायता से बनी थी, तो इनका झुकाव सोवियत की तरफ होना स्वाभाविक ही था। और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि दाऊद खान के समय अफगानिस्तान नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल था। वहीं जब से अफगानिस्तान में ये कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, इसके बाद सोवियत का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की काम शुरू किए, जिसमें गर्ल एजुकेशन के साथ लैंड रिफॉर्म लेके आए। यानी जिन बड़े लैंड ओनर के पास ज़्यादा जमीन थी वो गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। तो जो अफगानिस्तान के बड़े लैंड ओनर थे और एक्सट्रीम इस्लामिक लीडर इस कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हो गए और इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया। जो लोग अफगानिस्तान की इस सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, अमेरिका ने उन्हें फंडिंग और हथियार दिए। तो धीरे धीरे अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और जब ये प्रोटेस्ट हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो नूर मोहम्मद तारिकी ने सोवियत का दौरा किया और अफगानिस्तान की सिचुएशन बताई। फिर सोवियत लीडर ने नूर मोहम्मद तारिकी को अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को रोकने और उनके फॉरेन मिनिस्टर हफीजुल्लाह अमीन को हटाने की बात कही, क्योंकि हफीजुल्लाह अमीन CIA के लिए काम कर रहा था और ये खबर CIA ने पहले ही अमीन को बता दी थी। तो जब नूर मोहम्मद तारिकी मॉस्को से काबुल लौटते हैं, नूर मोहम्मद तारिकी की हत्या कर दी गई और हफीजुल्लाह अमीन अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने। जब सोवियत लीडर लियोनिद ब्रेजनेव को इसकी सूचना मिली तो वे गुस्सा हो गए थे। अब सोवियत को अफगानिस्तान अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा था। तो 24 दिसंबर 1979 को सोवियत ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और हफीजुल्लाह अमीन को मार के बरबक करमाल को नया प्रेसिडेंट बनाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन को पर्शियन गल्फ में
यूएसए के लिए ऑयल सप्लाई के लिए खतरा बताया और अमेरिका इन मुजाहिदीनों को हथियार तो पहले ही देता आया था, अब उसकी सप्लाई बढ़ा दी। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वही सोवियत अफगान वॉर में मुजाहिदीनों को हर तरफ से फायदा हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले ये मुजाहिदीन गुरिल्ला वॉर में माहिर थे, जो अचानक हमला करते और फिर पहाड़ों में कहीं छुप जाते। वही सोवियत की रेड आर्मी के लिए अफगानिस्तान की जियोग्राफी सबसे बड़ी समस्या थी और यहाँ पर सोवियत की एयरफोर्स भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों को स्टिंगर मिसाइलें दी थी जो सोवियत की एयरफोर्स पर कहर बन के बरस रही थी। तो जैसे जैसे सोवियत अफगान वॉर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे सोवियत के सामने मुश्किलें बढ़ने लगी। लेकिन सोवियत लीडरों का ऐसा मानना था कि वे 1 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान को कैप्चर कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वही मुजाहिदीन दिनों दिन लगातार पावरफुल होते गए। भले ही इस युद्ध में सोवियत को थोड़ी सफलता मिली हो, लेकिन सोवियत की रेड आर्मी, जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक छोटे से देश अफगानिस्तान को कैप्चर नहीं कर पाए। इसके बाद सोवियत ने अफगानिस्तान से धीरे धीरे अपनी आर्मी वापस बुलानी शुरू कर दी और फिर 15 फरवरी 1989 को सोवियत की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान से निकल गई। इस युद्ध के 2 साल बाद सोवियत खुद 15 देशों में टूट गया, तो अब अफगानिस्तान को सोवियत से मिलने वाली एड भी बंद हो गई। वही मुजाहिदीन जो अब तक सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अब अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। इस कारण अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें सबसे ताकतवर ग्रुप उभरा तालिबान, और इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का दौर शुरू हुआ और आज अफगानिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। यानी सोवियत अफगान वॉर अफगानिस्तान का शायद एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसके इतने दूरगामी परिणाम हुए। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे तो हम इस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे।